आई एम श्योर लास्ट ईयर आपने जरूर सुना होगा दो बोर्ड्स के बारे में इन क्लास 10th, और इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी पहले आया था जो कि स्कूल्स को भेजा गया था रिगार्डिंग द फीडबैक ऑफ टू बोर्ड्स इन अ सिंगल सेशन। सो हाल ही में से के रिगार्डिंग कुछ फाइनल अपडेट आ चुकी है सीबीएसई के सर्कुलर में, जो कि 26 जून 2025 को सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल है फॉर द सेकेंड एग्जाम और किस तरह से आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपका प्रोसीजर रहेगा और क्लास 11th में किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगी उसके बेस पे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो चलते हैं इस वीडियो में, जानते हैं दो बोर्ड्स के बारे में इन अ सिंगल सेशन। हाँ, तो सबसे पहली बात जो ये मैं यहाँ पे करूँगा, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे पैरा 4.37 जो आपका NEP 2020 का कहता है, उसी के अकॉर्डिंग यार उन्होंने फ्रेम कर रखी है कि वो कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना है स्टूडेंट की। आपको रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पे तो आपको पता ही है, पहले ही पैरा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे दूर जाना चाहता है, तो स्टूडेंट पे आमतौर पर प्रेशर रहता है, एक हवा बन जाता है। जब भी बोर्ड एग्जाम्स आते हैं स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर रहता है टॉप करने के लिए। तो सीबीएसई ने इसी से रिलेटेड पहले एक स्टेप उठाया था कि हम लोग टॉपर्स अनाउंस नहीं करेंगे, तो उसी के एक और स्टेप आगे लेके हम लोग सीबीएसई ने आपके लिए किया है कि इस बार आपको एक नहीं दो चांसेस मिलेंगे बोर्ड्स में अपीयर होने के लिए, ताकि आप अपना जो फाइनल स्कोर है वो बेटर कर सकें। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सारी की सारी ये सर्कुलर हमें दे रखी है। सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस जो है एक एक करके मैं सारों का मतलब पढ़ देता हूँ यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि बोर्ड के एग्जाम्स जो होंगे आपके पास वो 2 बार देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला वाला जो रहेगा दैट इज योर मेन एग्जामिनेशन। और मेन एग्जामिनेशन में हर एक स्टूडेंट को अपीयर होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये मेन एग्जामिनेशन आपके कब होंगे, ये आमतौर पर जैसे अभी होते हैं वैसे ही रहेंगे, दैट इज योर इन द मिड ऑफ फरवरी में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। तो देखिए, आप जो सेकंड एग्जाम देंगे, मेन एग्जामिनेशन के बाद आप सेकंड एग्जाम देंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप सारे के सारे नहीं देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 पेपर में ही अपीयर हो सकते हैं, और ये 3 पेपर में आपके 5 में से कोई भी 3 पेपर हो सकते हैं। लैंग्वेजेस में से या फिर मैथ, साइंस, SST में से आपके कोई भी 3 पेपर हो सकते हैं, और उन्हीं 3 में आप अपीयर हो सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे बात करी जा रही है एडिशनल सब्जेक्ट, तो एडिशनल सब्जेक्ट में आप री अपीयर नहीं हो सकते, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। तो मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि फेब में है, अगर आपने 3 या 3 से ज़्यादा पेपर में अपीयर नहीं हुए, तो देखिए आपके पास 6 पेपर होते हैं इस टाइम पे, 5 आपके मेन होते हैं, एक आपका एडिशनल होता है, 6 होते हैं, और आपने 6 में से सिर्फ मान लीजिए 2 में दिया, आप 2 में पेपर दिया, तो आप सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो याद रखिए, आपको फर्स्ट में अपीयर, मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके रहेंगे फरवरी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट कहता है यहाँ पे हमारे पास, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो मान लीजिए किसी का फर्स्ट पेपर में कंपार्टमेंट आ जाती है, तो वो सेकंड एग्जामिनेशन के एलिजिबल रहेगा, लेकिन जो उसकी कैटेगरी आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंपार्टमेंट कैटेगरी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाया, तो उसकी कंपार्टमेंट आएगी, तो उसको कंपार्टमेंट कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप एडिशनल सब्जेक्ट्स का दोबारा पेपर नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगली चीज आती है यहाँ पे स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। तो देखिए, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा या फिर CWSM सबकी बात की गई है। तो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशंस हैव कोइंसाइड्स विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। तो मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट है और उसका पेपर जो है वो CBSE के मेन एग्जामिनेशन पेपर के साथ क्लैश किया था, जिसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पाया, तो उस केस में वो कुछ अपनी NOC वगैरह लगाएगा, जो प्रूफ है वो लगाएगा, तो वो एलिजिबल हो जाएगा सेकेंड एग्जाम में अपना वो पेपर, मिस्ड वाला पेपर देने के लिए। नेक्स्ट, विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट्स में चॉइस टू अपीयर आइदर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और द सेकेंड एग्जामिनेशन इन द ऑफर सब्जेक्ट्स। तो देख लीजिए, जो भी विंटर एरिया है जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वो उनके लिए भी हमारे पास उन स्टूडेंट्स को भी चॉइस मिलती है कि वो फर्स्ट या सेकेंड में दोनों में से किसी में अपीयर हो सकते हैं अपने ऑफर सब्जेक्ट्स, जो भी उनके पास सब्जेक्ट्स हैं।
नेक्स्ट कहता है द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट्स विल बी एक्सटेंडेड इन द सेकंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो देखिए CWSN को जिस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को जिस तरह से मेन एग्जामिनेशन में मिलती है फैसिलिटीज़, उसी तरह सेकंड में भी वो मिलेगी सेम, जैसे उनको सब्सक्राइबर वगैरह जो भी मिलता है लिखने के लिए जो भी है वो सब मिलेगा। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो मान देखिए आपको पता ही है 10th के जितने भी पेपर्स होते हैं हर सब्जेक्ट से 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, 20 जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट रहता है, वो स्कूल की तरफ से आपको मिलते हैं, मतलब इंटरनली स्कूल आपको देता है या फिर कोई भी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आके कंडक्ट करता है पेपर, उसमें दिए जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के नंबर बार बार नहीं दिए जाएंगे, आपको एक ही बार मिलेंगे, और वो कब मिलेंगे, जब आपका फेब वाला जो पेपर है उससे ठीक आपको पहले मिलेंगे, बाद में आपको नहीं मिलेंगे, दोबारा उसके नहीं दिए जाएंगे, एक बार आपको जो मार्क्स मिल गए वही मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट स्केड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए स्केड्यूल के बारे में कहता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपका फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी इन द मिड ऑफ फरवरी। तो फरवरी के मिड में जैसे अभी भी रहता है हमारे पास 15 तारीख से आमतौर पे स्टार्ट हो जाते हैं, इस बार भी 15 फरवरी 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे 10th के, तो सेम रहेगा ये। फर्स्ट आपका जो पेपर रहेगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन रहेगा वो 15 फरवरी से ही रहेगा, देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो कब देना है आपने, वो देना है जैसे आपका अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए जो फेब में आप पेपर देंगे उसका अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, तो अप्रैल में आप देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आपको किसमें अपीयर होना है, किसमें अपीयर नहीं होना है, तो वो मई में रखा गया है इन्होंने तभी, जो सेकंड एग्जामिनेशन रहेगा सेकंड बोर्ड का। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा एग्जामिनेशन में। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसको मेन एग्जामिनेशन कहा जाएगा, और उसके लिए एलिजिबिलिटी होने के लिए आप कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है ध्यान सुनिए। सबसे पहला था फ्रेश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो जो भी आप जो पहली बार 10th में पढ़ रहे हैं वो उसके लिए एलिजिबल है। सेकंड चांस कंपार्टमेंट, अब से सेकंड चांस कंपार्टमेंट क्यों लिखा गया है, तो देख लीजिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस क्लास का है, ध्यान से सुनिए, जो इस सेशन में जिसकी कंपार्टमेंट आई है, तो मान लीजिए वो कंपार्टमेंट का पेपर अभी नहीं क्लियर कर पाता, तो उस केस में वो अगले साल के जो फरवरी वाला पेपर है उसके लिए एलिजिबल है, उसमें बैठने के एलिजिबल रहेगा, तो इसलिए सेकंड चांस कंपार्टमेंट यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा किसी कारणवश फेल हो गया था तो वो भी अगले साल के मेन एग्जामिनेशन में एलिजिबल है अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है, मान लीजिए इस साल कोई पास हो चुका है और वो सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से, तो वो अगले साल के फिर से मेन एग्जामिनेशन में बैठेगा एज इंप्रूवमेंट, अपने जो स्कोर्स है उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए अभी तो मैंने बात की फर्स्ट की, अब सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड एग्जामिनेशन में क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड आता है इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स, तो देख लीजिए अगर आपका मान लीजिए फेब वाला पेपर आपने दिया, अप्रैल में रिजल्ट आया, आप रिजल्ट से खुश नहीं है, तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेन सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं सेकेंड एग्जामिनेशन पेपर। अब ये 3 कौन से रहेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 रहेंगे आपके मैथ्स, साइंस, लैंग्वेजेस या फिर सोशल साइंस में से 5 में से कोई भी 3 रहेंगे, आप एडिशनल सब्जेक्ट का दोबारा पेपर नहीं दे सकते। नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, अब देख लीजिए ये फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट क्या रहेगा, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने पेपर दिया अगले साल, मान लीजिए मेन एग्जामिनेशन फेब में दिया और उसका कोई पेपर रह गया, तो इन दैट केस वो सेकंड में एलिजिबल रहेगा, ठीक है। और ये थर्ड चांस कंपार्टमेंट क्या रहेगा वो भी ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा इस साल का है 2025 का है, 2025 का है, उसका पेपर क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो उसने अभी कंपार्टमेंट मेन एग्जामिनेशन में दिया, ठीक है, वहाँ पे भी उसका क्लियर नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो अगले में देगा, तो वो फिर भी पास नहीं हुआ, तो इसलिए उसका थर्ड चांस हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला बच्चा रहेगा। नेक्स्ट आता है कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, कोई बच्चा कंपार्टमेंट आई है उसको तो देना ही देना भाई, अगले साल मान लें 2026 में पेपर होता है और कोई बच्चा नहीं पास हुआ किसी सब्जेक्ट में, तो उसको तो अपीयर होना ही होना है, ठीक है, प्लस इंप्रूवमेंट वाला तो रहेगा। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, देख लीजिए एडिशनल सब्जेक्ट आपको पता ही होगा कि एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो रिप्लेस करता है आपके लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स को आपको रिप्लेस करता है। तो मान लीजिए आप जैसे मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया था, तो मैथ्स के आपने रिप्लेस कर दिया, जैसे AI से रिप्लेस कर दिया या PET से रिप्लेस कर दिया, तो आप पास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या होगा, वो सब्जेक्ट आपको पास करना है, तो इसलिए आप अपीयर हो सकते हैं दोबारा सेकंड एग्जामिनेशन में, ताकि आप अपना जो मैथ्स है जो आपका रह गया था पहले या मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो उसको आप दोबारा पास करने के लिए दोबारा अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, ठीक है, तो बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मेंट फॉर द ईयर। तो देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया, जो आमतौर पे पहले रूमर उठी थी कि सेमेस्टर सिस्टम रहेगा तो सिलेबस क्या रिड्यूस होगा कि नहीं रिड्यूस होगा, तो देखिए सिलेबस बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ, सिलेबस आपका फुल का फुल ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप मेन एग्जामिनेशन देते हैं चाहे आप बाद वाली एग्जामिनेशन देते हैं, सिलेबस आपका पूरा एंटायर सिलेबस ही रहेगा,
जितने चैप्टर आपके टोटल है उतने ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप मेन देते हैं चाहे आप सेकेंड वाला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हमारे पास द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। तो स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो आपका है सेम रहेगा भाई, एग्जैक्टली सेम रहेगा, वेटेज आपकी सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एलओसी, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आता है यहाँ पे सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो देख लीजिए जो आमतौर पे आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसका एलओसी तो अभी स्टार्ट होने वाला है, जस्ट आपको पता ही है, विंडोज की ओपन हो जाती है, सितंबर तक सब कुछ प्रोसीजर हो गया होता है उसका खत्म। नेक्स्ट फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपीयर इन द मेन एंड द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। तो देख लीजिए आपको पहली बार तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जो फीस है अपने आई थिंक 9th में करवा के रखा होगा, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए होंगे कि आपको क्या क्या रखने हैं, और विद एडिशनल वन, तो उसी की भाई अब फाइनल सबमिशन आपकी हो जाएगी विद एग्जामिनेशन फीस एंड ऑल दैट, जो भी आप देते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन फीस रहती है, बोर्ड सेंटर फीस रहती है, जो भी आप सब दे देंगे, वो करवाना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कराएंगे तो आप मेन एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट एलओसी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली, हाउएवर नो न्यू नेम्स विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। तो देख लीजिए सेकंड एग्जामिनेशन में वही बच्चे एलिजिबल हैं जो इन्होंने ऑलरेडी पहले की एलओसी करवा रखी होगी। ठीक है, मान लीजिए आप अभी कभी 10th में कभी अपीयर ही नहीं हुए तो आपकी एलओसी तो होगी नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा नहीं, तो आप सेकंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है अगर किसी बच्चे ने कभी मेन एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो वो सेकंड एग्जामिनेशन के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं रहेगा। तो आपको कभी ना कभी मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होना बहुत जरूरी है, तभी आप सेकंड की एलओसी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या आता है, सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी। तो देख लीजिए सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो चेंज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स पहले रहे मेन एग्जामिनेशन में वही आपके सेकंड एग्जामिनेशन में भी सेम सब्जेक्ट रहेंगे, अनलेस और अनटिल कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पॉलिसी लिखा है एज पर पॉलिसी, बट ऐसा कुछ नहीं है, चेंज नहीं आप समझो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज। तो जैसे आपके रिजल्ट आते हैं वैसे ही रहेगा, डिजी लॉकर पे आपको आता है, न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाता है। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो देखिए फेब में पेपर हुए, मिड फेब में पेपर स्टार्ट हुए, मार्च में आपके खत्म हो जाएंगे, अप्रैल में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ जून। तो देख लीजिए फर्स्ट का रिजल्ट आपके पास अप्रैल को देखने को मिला, ठीक है, तो मई में आपके सेकंड के पेपर हो जाएंगे। जैसे ही मई में सेकंड के पेपर हो जाएंगे तो आपको जून में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि आप अभी भी अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करते हैं डिजी लॉकर से, इन द सेम वे यू कैन डाउनलोड फॉर दैट केस ऑल्सो, जो अभी अगले साल होगा आपको जो मार्कशीट है वो आपके डिजी लॉकर में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वही क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। दिस कुड बी यूज फॉर द एडमिशन टू क्लास 11 इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई बच्चा अपनी फर्स्ट वाली एग्जामिनेशन, मेन वाली एग्जामिनेशन से ही सेटिस्फाइड है, वो दोबारा अपीयर नहीं होना चाहता, तो भाई उसकी मार्कशीट डिजी लॉकर में आपको मिल जाएगी, जैसे भी मिलती है, आप उसको लेके अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। क्लास 11 पे आपको वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, पासिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी इशूड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ सेकंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपके देखो डिजी लॉकर से आपको मार्कशीट मिलेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे आपको तब मिलेंगे जब आपका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा। चाहे आप सेकेंड नहीं दें तो भी आपका रिजल्ट जो ये वाले डॉक्यूमेंट्स है आपको बाद में ही देखने को मिलेंगे, आपको पहले नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है इसके बाद हमारे पास, मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। तो जैसे मैंने कहा मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट या जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगा, चाहे आप सेकंड एग्जामिनेशन पे अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है सब बच्चों के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे अगर आप अपीयर होते हैं सेकंड एग्जामिनेशन या नहीं भी होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज। क्या क्या आपको रिजल्ट के बाद क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है? तो फैसिलिटीज ऑफ फोटो कॉपी, वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन विल बी available only after declaration of results of second examination for both the examination, that is main and second examination। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि रीवैल की फैसिलिटीज और आपको रीचेकिंग की फैसिलिटीज या जो भी और भी कोई अदर फैसिलिटी हमें यहाँ पे है वो आपको कब मिलेगी, ये आपको सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेन एग्जामिनेशन में आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप रीवैल नहीं करवा सकते, आप फोटो कॉपी नहीं निकाल सकते, उसके लिए पहले आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा। अगर आप वो पेपर देते हैं और फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर जाके आप वो सब निकाल सकते हैं कॉपीज। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है और आप पेपर भी नहीं देते
तो आपको फोटोकॉपी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा सेकंड एग्जामिनेशन का भी। तो सेकंड एग्जामिनेशन जैसे ही हो जाता है उसी के बाद आप डिमांड कर सकते हैं फोटोकॉपी, या उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट, या फिर रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग, तो जो भी आपकी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडमिशन इन क्लास 11। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन इन क्लास 11 की। तो देखिए स्टूडेंट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म। तो देखिए वो बच्चे जो मेन एग्जामिनेशन में पास नहीं होते हैं, तो देख लीजिए आपके तो पता होगा कि जो 11th की एडमिशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आप तो कहोगे कि भाई मई में तो पेपर हो रहे हैं, जून में तो रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो देख लीजिए उनके लिए भी सीबीएसई ने सोच रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेन एग्जामिनेशन में पास नहीं होता है और वो सेकंड के लिए जाता है, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा है कि उसको प्रोविजनल एडमिशन के लिए इन्होंने कुछ प्रोविजन रखा हुआ है। तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एडमिशन तभी जाके कंफर्म करेगा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी उन्होंने एडमिशन ली है, जब उनका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है। अगर मान लीजिए उनका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट ऑल ओके है तो उनकी एडमिशन कंफर्म कर दी जाएगी, अनलेस नहीं कर दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है ऑल स्कूल्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टली टू ब्रिंग द पॉलिसी ऑफ 2 एग्जामिनेशन 2025-2026 to the notice of the parents and the students and to orient them well about the policy। तो देख लीजिए जैसा मेरा काम है वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बीइंग अ टीचर यही कहा गया है एनईपी ने कि अपने सारे स्कूल्स जो टीचर्स हैं वो डायरेक्ट करें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रिगार्डिंग दिस पॉलिसी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरह से पेपर होगा, कितने पेपर्स में आप अपीयर हो सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया एक एक करके, वही चीज़ें के बारे में बता रखा है। और यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ दिखा है, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू कलेक्ट ऑल द रेलिवेंट डाटा करेक्टली फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर फिलिंग ऑफ द LOC विद करेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय देम। तो देख लीजिए LOC में सब्जेक्ट्स अपने ध्यान से चेक करिए। एक बार जो आपने मेन सब्जेक्ट में लिख दिया, मेन एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स दे दिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ इंप्रूवमेंट आप सिर्फ 3 ही एग्जामिनेशन के लिए दे सकते हैं। और वो 3 कौन कौन से रहेंगे? मेनली आपके जो 5 सब्जेक्ट्स होते रहेंगे, जिसमें से आपकी 2 लैंग्वेजेस रहती हैं, एक मैथ्स रहता है, एक साइंस रहता है और एक SST रहता है। तो 5 में से किन्हीं 3 में ही आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, मतलब आप सेकेंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट में यहाँ पे कहा गया है एज बोर्ड विल होल्ड 2 एग्जामिनेशन हेंस इट इज डिजायर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स स्कूल्स स्टूडेंट्स दैट दे विल टेक अनश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विद करेक्ट डाटा। तो वो यही कहा गया है कि सारा का सारा डाटा जो कि रिलेटेड टू LOC है, क्योंकि जब तक आपकी LOC फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन के लिए नहीं हो जाती तब तक आप सेकंड के लिए एलिजिबल है ही नहीं, आप एलिजिबल सेकंड पेपर दे ही नहीं सकते। तो मेक श्योर करिए आप 3 से ज़्यादा पेपर ना मिस करें मेन पेपर में। हालांकि आपको मेन तो सारे ही दे देने चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके मिस हो जाते हैं तो आप सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप 3 से ज़्यादा पेपर दे ही नहीं सकते सेकेंड एग्जामिनेशन में। सो आई होप इसमें आपको सारी की सारी, इस वीडियो में आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। जो भी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके बताई थी मैंने इलेबोरेटिव वे में आपको सारी चीज़ें कंफर्म कर दी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए जो भी क्लास 10 में आपके आस पड़ोस में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका CBSE बोर्ड है, ताकि उनको उसके बारे में क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, सो मेक श्योर करिए इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस पढ़ाई से रिलेटेड, स्पेशली मैथ्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।